स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने प्रेशर के बारे में देखा था लास्ट क्लासेस में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर प्रेशर इन लिक्विड्स, इन सब के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक, यानी गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे दाब का प्रभाव क्या होता है वही हम लोग देखेंगे। गलनांक पर प्रभाव यानी मेल्टिंग पॉइंट पर प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे कि मोम हो गया, घी हो गया, जब हम इनको गर्म करते हैं तो इनका आयतन बढ़ जाता है। आयतन यानी कि वॉल्यूम इनका बढ़ जाता है। इसी कारण ये मतलब जैसे इनका वॉल्यूम बढ़ता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है। और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है कि सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ाने पर दाब बढ़ जाता है। जब हम उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं तो उनका प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे हम लोग देखते हैं बॉयंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल। और एक चीज़ देख लेते हैं, हम लोगों ने देखा था वायु दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसमें क्या था कि उसको नापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता था। तो वायु दाब को नापने के लिए दो यंत्र यूज़ किए जाते हैं, एक बैरोमीटर और एक निद्रवमीटर। आगे हम लोग देखते हैं उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को पानी में, कोई भी द्रव है उसमें डुबा रहे हैं, या तो आधा ही डुबाएं या फिर पूरा डुबा दें, तो उस पर जैसे कि ये मान लो पानी है, हाँ, इसमें हम कोई चीज़, कोई वस्तु डाल रहे हैं, जैसे ये डाल रहे हैं तो आधा डुबाए हैं मान लो इसको, तो वाटर के द्वारा इस पर जो प्रेशर लग रहा है, ऊपर की ओर एक बल लगेगा इस वस्तु पर। ये जो भी वस्तु है इस पर वाटर के द्वारा एक ऊपर की तरफ एक बल लगेगा, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। या तो आंशिक रूप से डूबा रहे या तो हम पूरा इसमें डुबा दें। आगे हम है आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सभी को पता है, बहुत फेमस प्रिंसिपल है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो द्रव पर आधारित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का एहसास होता है। हम लोगों ने देखा ही, अभी किसी चीज़ को पानी में डुबाते हैं तो वो हल्का महसूस होने लगता है। भार में या आभासी कमी, ये कमी सच में तो हो नहीं जाती है। आभासी यानी कि ये वर्चुअल कमी आती है, मतलब सच में कमी नहीं होती है, एक आभास होता है कमी का। तो भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो इनका सिंपल सा सिद्धांत हो गया कि जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में हमको एक वर्चुअल कमी फील होती है, सिर्फ कमी फील होती है। और यह जो कमी भार में होती है, ये जो मतलब जब हम पानी द्रव में किसी चीज़ को डुबोते हैं तो उसके द्वारा कुछ भाग विस्थापित हो जाता है द्रव का, तो उसी के बराबर जो कमी आती है वो उसी के इक्वल होती है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम यूनान के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था और उनके नाम पर ही इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्लवन का सिद्धांत। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है, इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। इनका सिंपल सा सिद्धांत है कि जब वस्तु का भार, जो हम लोग द्रव लिए हैं उसमें जो भी वस्तु डाल रहे हैं उसका भार जो है वो हटाए गए द्रव, यानी जो आर्किमिडीज ने बताया कि जो द्रव विस्थापित होगा उसी के भार के इक्वल होगा, तो उन्होंने बताया कि जो भार में कमी आएगी वो इसके इक्वल होगा। इनका कहने का मतलब है कि जो द्रव का भार है, मतलब हटाए गए द्रव का भार, वो इस वस्तु के भार के बराबर है, तो वस्तु जो है वो इस सतह पर तैरती रहती है। ये जो वस्तु डाली हम लोगों ने, इसका वेट हटाए गए द्रव के वेट के इक्वल हो जाता है, तो वस्तु तैरती रहती है। इसी को प्लवन यानी फ्लोटेशन का सिद्धांत कहते हैं।
अगला पॉइंट है, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती है। उत्प्लावन बल हम लोगों ने अभी देखा कि जब हम किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से द्रव में डुबोते हैं तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, उसी को उत्प्लावन फोर्स बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर हो जाता है या फिर उससे कम हो जाता है तो वस्तु जो है वो पानी पे या द्रव पे तैरती रहती है। अब आगे कुछ नोट पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है, ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। जैसे कोई हम लोग वस्तु ले रहे हैं, मान लो हम लोग कोई लोहा ले रहे हैं, तो उस लोहे का अगर डेंसिटी द्रव जो लिए हैं उसकी डेंसिटी से ज़्यादा हो गया तो वस्तु जो है वो लोहा जो है वो द्रव में डूब जाता है। घनत्व बराबर होने पर और अगर उनके दोनों की डेंसिटी इक्वल है तो वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती है। मतलब डूबी रहेगी लेकिन फिर भी तैरेगी, पूरी तरह डूबी हुई तैरती है। और यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, मतलब जो वस्तु लिए हम उसका डेंसिटी द्रव की डेंसिटी से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती है। अगर इक्वल रहता है तो पूरी तरह से डूबी हुई तैरती है, लेकिन अगर कम रहता है तो आंशिक रूप से, यानी आधा डूबी रहेगी आधा बाहर रहेगी, आंशिक रूप से तैरती है। आगे कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। किसी तल पर दाब, हम लोगों ने दाब का वो फॉर्मूला क्या देखा था, प्रेशर इक्वल टू HdG, ये देखा था हम लोगों ने। उस पर बल के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के उस पर बल के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। कह रहा है कि उसके जो बल लग रहा है उस, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे ये तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला लग जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सिंपल वाला फॉर्मूला, P इक्वल टू F अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। तो कह रहा है कि उस बल के अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तथा क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती नहीं, गलत है। उस पर बल के अनुक्रमानुपाती हाँ, तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। तो ये वाला इनका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दाब अधिक होता है बैठने पर, दो पैर पर खड़े होने पर, लेटने पर, एक पैर पर खड़े होने पर। इसमें सबसे अधिक दाब किसमें होगा, जिसमें एरिया सबसे ज़्यादा कम होगा। तो एरिया सबसे ज़्यादा कम कब आएगा, जब एक पैर पे खड़े होंगे, यानी कि एक पैर पे खड़े होने पर दाब अधिक होता। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब का मात्रक होता है। ये तो सबको पता है, वायु दाब क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो जाएगा यानी कि न्यूटन, और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो। हम लोगों ने अभी कुछ पॉइंट देखे थे प्लावन के सिद्धांत में, जिसमें हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती है। या तो उत्प्लावन बल के बराबर हो, इक्वल हो, या फिर उससे कम हो तो वस्तु तैरती है, यानी वस्तु सतह पर तैरेगी। तो ये हमारा प्रेशर चैप्टर ख़त्म हो गया। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।